प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई है। जो 9 मुंतखब रुकन हैं, अरकान हैं, उन्होंने अपना हल्फ उठा लिया है और कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा और जो मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे। आज ईवान में तकरीरें हुई हैं, नारेबाजी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ ये था कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है। यही मौक़िफ़ उनका आज तकरीरों में भी झलकता रहा और उनके नारों में भी झलकता रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके दरमियान भी अभी तक की इत्तलात के मुताबिक सब अच्छा नहीं है। MQM को मनाया नहीं जा सका है कुछ मामलात पर, पीपल्स पार्टी के साथ अभी कुछ मामला तय होना बाकी हैं। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी नहीं किया जा सका है। अब से कुछ देर पहले ANP ने भी ऐलान कर दिया कि वो किसी इंतखाबी अमल का जो पार्लियामेंट में सिर्फ स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का या सदर का इंतखाब होगा, किसी भी इंतखाब में वो हिस्सा नहीं लेने जा रहे हैं। वाज़े तौर पर उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। तो ये मामला क्या आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे और फिर कल का जो ख़त है IMF को लिखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी गूंज, उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है? मखसूस नशस्तों का मामला, अभी तक वो फैसला जो महफूज है वो सुनाया नहीं गया है। तो ये इबहाम भी अभी तक बाकी है कि मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और अगर नहीं मिलेंगी तो क्या बाकी जमातों में तकसीम होंगी या नहीं होंगी। तो बहुत सारे सवालात अब भी मौजूद हैं। इन्हीं सवालों का जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ज़ैन कुरैशी साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं सर आपको। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शर्मीरा फारूकी साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। लेकिन मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा साहिबजादा हामिद रज़ा साहब से, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब। सर ये बताइएगा कि एक ख़त जिसका कल जो है वो खूब जिक्र होता रहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये ख़त था और आज भी इसकी बाज़गश्त कौमी असम्बली के अंदर सुनाई दी है। मैं आपको सुनवा देता हूं ख्वाजा आसिफ साहब ने आपके लिखे गए उस खत के हवाले से क्या कहा है। पहले सुन लीजिए, फिर मैं सवाल आपके सामने रखता हूं। सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद जो है उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है बाकायदा, कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उसने लिस्ट को डिसओन किया है। यह शोर इसलिए मचा रहे हैं कि आखिर में घड़ी भी निकाल कर लहरा दी ख्वाजा आसिफ साहब ने और उन्होंने कहा कि उन्होंने खत नहीं लिखा, कोई लिस्ट नहीं दी हुई है, और फिर खत भी लिख दिया कि जनाब हमने कोई लिस्ट नहीं दी है। साहिबजादा साहब, ये कंफ्यूजन खत्म नहीं हुई है अभी तक, आज भी बरकरार है और इसका ख्वाजा साहब ने जिक्र भी किया। ये क्या मामला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत शुक्रिया। असल भाई देखें, सबसे पहले तो मैं एक बात वाज़ह कर दूं कि इतना सीजनड और पुराना पॉलिटिशियन होने के बावजूद अगर ख्वाजा साहब एक खत की जुबान को नहीं समझ सकते तो मेरा ख्याल है अफसोस है। और यही पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का डायलेमा है कि इन जैसे जिनको 206 और 104 के दरमियान फर्क की तमीज का नहीं पता, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से निकलवाएं। क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खत नहीं लिखा गया कि वो जनरल इलेक्शंस जो 8 फरवरी को कंडक्ट हुए, उन इलेक्शंस में पार्टीज ने जिन खवातीन को जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए टिकट जारी किए, इलेक्शन कमीशन ने उनकी तफसील मांगी। मैं आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर देता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और ये सिर्फ मेरी पार्टी को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को से नहीं मांगी गई, पाकिस्तान की दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मांगी गई, जिसमें पीपल्स पार्टी, PML, ऑल द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी शामिल है। 23 तारीख के उस खत में हमें ये इंडिकेट किया गया कि अगर हमने 26 तारीख तक जनरल इलेक्शन लड़ने वाली खवातीन की लिस्टें प्रोवाइड ना की तो हमारी पार्टी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खामखा विक्टिमाइज किया गया, बल्ले का निशान उड़ा दिया गया, तो जाहिर है हमारे साइड पर भी ये वहां मौजूद था कि ये कहीं दोबारा, अब चूंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, तमाम PTI बैक्ड कैंडिडेट हमारी पार्टी में आ गए हैं, तो अब दोबारा को नया तादीबी कार्रवाई हमारे खिलाफ भी ना हो जाए। हमने एज पर लॉ 26 को उनको रिप्लाई किया कि जनाबे वाला, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एज अ पार्टी जनरल इलेक्शन में टिकट्स जारी नहीं किए किसी भी खातून को, और इसलिए हमारी खातून की कोई लिस्ट नहीं है। दैट इज इट, फुल स्टॉप, मैटर क्लोज्ड।
ये लेटर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लिखा गया। लेकिन ये बात चले ख्वाजा आसिफ साहब को समझ नहीं आई, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कंफ्यूज हुए, वो भी मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर चुका हूं। जी, वो आप कर चुके हैं। आप दुआ करें अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इसी चीज को बेस बनाकर अगर इन्होंने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट की तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इन तमाम मेंबरान को मैं तो हद के इज्जत का न सिर्फ दावा दायर करूंगा बल्कि मैं मेरी जाती शख्सियत और मेरी पार्टी को डीफेम करने पर नहीं, मगर उसकी तो जरूरत नहीं रहेगी ना, हर जाने के अंदर मैं इनको अदालत में लेके जाऊंगा। उसकी मगर क्या जरूरत रहेगी साहब? आप तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे इस फैसले को लेकर। मेरी यार सुने ना सर, मेरी यार सुने, क्यों ना मैं लेकर जाऊं? आपकी मखसूस नशिस्तें मैटर करता है आर्टिकल 104 जी। 104 के तहत हमने आज से 10 दिन पहले दरखास्त दी हुई है। अच्छा, मुझे दूसरी एक सिंपल बात तो समझा दें सर साहब कि अगर हमने दरखास्त दे दी है कि मेरे पास हमने को लिस्ट जमा नहीं कराई और हमें नशिस्तें नहीं चाहिए, तो ये जो 3 दिन इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई होती रही है और 7 दिन जो वहां पर इजलास चलता रहा है, जो ये पूरा ट्रिब्यूनल वहां पर बैठा था, जो पूरा वहां पर कटहरा और एक तमाशा लगा हुआ था, ये सारे जक मारने के लिए बैठे हुए थे वहां पे। ये कहते कि आपने लिस्ट एप्लीकेशन दे दी है, हम आपको लिस्ट अपना खवातीन की नशिस्तें प्रोवाइड नहीं करते, घर जाएं जाके सुकून करें। फिर उसके ऊपर ये हेयरिंग किस चीज की कर रहे थे? इनको इदराक हुआ कल जब मैंने रात को कहा है कि मैं इन्हें अदालत में लेकर जाऊंगा हद के इज्जत में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जराये ने करना शुरू किया कि जी वो हमसे गलती हो गई, वो खाता आर्टिकल 206 के तहत था, हम अज्यूम करते रहे कि वह आपने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना, कर दी। चले अब तो नो मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस वाज मेलाफाइड इंटेंशन फ्रॉम द साइड ऑफ अभी तो फैसला ही नहीं आया, हो सकता है कि फैसला ही आपके हक में आ जाए साहब। अगर आपके हक में आ जाएगा कमीशन को, हमारे वकील ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को वहां पर क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि सर आपके 23 के लेटर के जवाब में ये 26 का लेटर लिखा गया और तमाम पार्टीज ने लिखा है, तो उन्होंने हमारे वकील को रोक दिया कि मैं आपका मौक़िफ़ नहीं सुनूंगा। चलिए, मैं सर एक सवाल का मुझे और जवाब दे दें, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ पढ़ता हूं। बिलाल कियानी साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। मुझे सिर्फ ये बता दें, आपका एक बयान चलता रहा, आपने कहा कि अगर हमें मखसूस नशिस्तें ना मिली तो फिर हमें पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहिए। क्या ये एक आपका जज्बाती बयान था, पॉलिसी बयान था, ये मुशावरत के बाद तय हुआ है या आपने इसको रिव्यू कर लिया है? आप इस पर क्या कहते हैं आप? नहीं, मैंने नशिस्तें ना मिलने पर पार्लियामेंट में बैठने की बात नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से हमारे उम्मीदवारान के रिजल्ट चेंज किए जा रहे हैं, हमारे नशिस्तें भी नहीं दी जा रही। आज इसी वक्त सादुल्ला बलोच साहब, मेरा भाई जैन कुरैशी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे MNA सादुल्ला बलोच ने आज हलफ लिया। वो वहां पर हलफ ले रहा था, उसकी एब्सेंस में रिकाउंटिंग करके उसे इलेक्शन हरवा दिया गया है और अभी PMLN का एक बंदे, हारे हुए बंदे को अली गौर बलोच की कामयाबी का नोटिफिकेशन कर उसको कामयाब करार दे दिया गया रिकाउंटिंग के अंदर। मैं ये कह रहा था कि अगर इसी तरीके से इन्होंने हमारी 20-22 नशिस्तें कम कर दी तो उस सूरत के अंदर मेरा जाती नुक्ता नजर है, ये मैंने अपनी पार्टी का या मैंने तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं कहा कि अगर हमारी तादाद, पहले तो हमारी 70 सीटें वैसे खा गए, अब अगर मजीद इन 90 आई हुई सीटों में से भी इन्होंने 20-25 सीटें खा जानी है तो फिर मेरा जाती ख्याल ये है कि मैं नहीं बैठना चाहिए। ये मेरा जाती नुक्ता नजर है। ठीक है, लेकिन अभी पार्टी में मुशावरत नहीं। बहुत शुक्रिया साहिबजादा हामिद रजा साहब। शर्मिला साहिबा, ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इसमें बाकी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी, ये लोग कैसे समझते हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए वो इनके बाकी लोगों में बांटनी चाहिए? बहरहाल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास अब एक मैंडेट तो मौजूद है ना, वो जो रिजर्व सीट्स हैं वो इसी मैंडेट के जरिए से हिस्से में आती हैं। वो मैंडेट पीपल्स पार्टी का या PTI का या PMLN का या बाकी जमातों का तो नहीं बनता। आपकी टेक क्या है इस पे? जी शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर अपना फैसला देना है और आइन और कानून के मुताबिक देना है। अगर तो वो सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं जाती हैं और चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी तो कोई रिजर्व सीट के नॉमिनीज जो हैं उनकी नॉमिनेशन जो है उसकी कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई है और नॉमिनेशन और स्क्रूटनी की तारीख तो गुजर चुकी है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने लिख के इलेक्शन कमीशन को ये भेजा हुआ है कि हमारे किसी कैंडिडेट ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो बाय ऑल पर्पसेस वो तो इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, तो फिर उनकी रिजर्व सीट्स तो बनती नहीं है। जहां तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का, तो हमने ये कहा है कि जी देखिए, अगर खाली रहने से तो बेहतर ये है
कि आप वो जो रेशो होता है, जिस रेशो से आप देते हैं रिजर्व सीट, जिस तरह फॉर एग्जांपल सिंध की सूबाई असेंबली में 4.48 के हिसाब से एक रिजर्व सीट बनती है और नेशनल असेंबली में 4.35 के हवाले से एक रिजर्व सीट बनती है, फिर वो रेशो कम हो जाएगा और उस रेशो जब वो कम होता है तो फिर ये सीटें जो हैं दीगर जमातों में उनकी जो इलेक्टोरल जो जनरल सीट्स पे आए हैं उस हिसाब से वो सीटें उनके अंदर तकसीम कर दी जाएं। देखिए, हाउस तो चलना है और हाउस को पूरा भी होना है। खाली रहने से तो बेहतर है कि कोई कैंडिडेट्स आ जाएं और अवाम और कौम की खिदमत करें। अब देखिए, हतमी फैसला तो ईसीपी का है कि वो आइन और कानून क्या कहता है। शायद ये पहली बार ऐसा मामला हुआ है इलेक्शन कमीशन के सामने, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अभी जो भी फैसला आएगा वो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं, ये भी इंतजार कर रहे हैं, जो भी आइन और कानून के मुताबिक हो वो होना चाहिए। वो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। पहले कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है, आप लिस्ट जमा नहीं करवाई है कुरैशी साहब, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई फहरिस्त मौजूद नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और कोई प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट बिल्कुल मौजूद है। 2018 का प्रेसिडेंट मौजूद है। बाप ने लिस्ट नहीं जमा कराई थी, उसके बावजूद भी उनको सीटें मिली थी। हमें इसके ईथोस को समझना है कि रिजर्व सीट्स क्यों हैं और उनका मकसद क्या है। रिजर्व सीट्स जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे दी जाती हैं और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की आवाम हर इलेक्शन में अपना मैंडेट देती है। इस इलेक्शन में भी उन्होंने एक भारी मैंडेट दिया है और उसको रिप्रेजेंट करना होता है पार्लियामेंट में। तो ये जो बात है, मैं बसद एहतराम शर्मिला से डिसएग्री करता हूँ कि सीटें अगर खाली रहती हैं तो उससे बेहतर है कि किसी और को दी जाए। ऐसे हो नहीं सकता। हर जमात ने वोट लिया है। पीपल्स पार्टी ने अपना वोट लिया है, मुस्लिम लीग ने अपना लिया है, तहरीक इंसाफ ने अपना लिया, दीगर जमातों ने लिया है। जो हमें पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया है उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन रिजर्व सीट्स पे कौमी असेंबली में होनी चाहिए। अब असूलन तौर पे हमारा मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने हमें एक भारी अक्सरियत दी है, हमें 90 हमारे एमएनए अभी मौजूद हैं। हम समझते हैं 182 एमएनए थे, हमारे पर डाका डला है। 90 में कम हो गया, अब एक कम होता जा रहा है। यही तो बदकिस्मती है, यही तो बदकिस्मती है। रोज एक आधा कम हो जाता है। अब ये देखें, जो साहबजादा साहब ने बात की, बड़ी अहम बात आपको तो आप सो के उठे पूछे आप कितने रह गए हम, रोज हमें चेक करना चाहिए। साहबजादा साहब ने बड़ी अहम बात की है कि एक मजाक हो रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ। एक शख्स है, वो गजेट नोटिफाइड है, वो कौमी असेंबली में मौजूद है, असेंबली कार्ड बनाकर अपना सारा काम करके वो असेंबली में आया हुआ है, वो हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा ले रहा है। पीछे उसके जो है रिकाउंट हो रहा है और रिकाउंट के बाद जो है उसको हराया जा रहा है, दूसरे शख्स को बनाया जा रहा है। इसी तरीके से राणा फराज नून साहब के साथ ये हुआ, कांजू साहब वाली सीट पे, दीगर सीटों पे ऐसे हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हम भी इलेक्शन कमीशन में गए हुए हैं, आपके इल्म में है। मेरी बहन मुल्तान से इलेक्शन लड़ी है, हम उस सीट पे भी गए हुए हैं और हमारा बुनियादी नुकता उसमें यह था कि एज पर फॉर्म 45 हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद है, हम ये इलेक्शन जीते हुए हैं। सही है। अब इस हमारा केस तो बड़ा मुनफरिद है। उसके अंदर जो रिजेक्टेड वोट है वो 16,500 है और जो फर्क है वो सिर्फ 6,000। चकवाल में क्यानी साहब के हमसाये में एक हल्के में 24,500 भी बिल्कुल ऐसे हैं। तो अब बात आ जाती है हाउस कंप्लीट होने पे, जो शर्मिला ने बात की। मैं ये शर्मिला की बात से एग्री करता हूं, हाउस कंप्लीट होना चाहिए। ये देखिए, कल सुबह इंशाल्लाह आप स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेंगे। मंडे को इंशाल्लाह आप वजीर आजम पाकिस्तान का इंतखाब करेंगे। असूल ये था, ये अच्छा ऐसा होता कि हाउस कंप्लीट हो जाता। पंजाब में आपने जो इलेक्शन कराए हैं वो कंप्लीट हाउस में नहीं कराए। खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसा ही रूल हर किसी के लिए बराबर है। मेरा ये जाती मौकिफ ये है कि इन, और सदर पाकिस्तान का भी मौकिफ इससे मिलता जुलता था कि इलेक्शन रिजर्व सीट्स का फैसला पहले हो जाना चाहिए, इजलास बाद में बुलाना चाहिए, ताकि कंप्लीट हाउस जो है जो कि ट्रूली रिप्रेजेंटेड है, बेहतर होता कि वो फैसला कि हाउस कंप्लीट होता और फिर इंतखाब होता। बिलाल चैन साहब, एक तो आज मैं बैरिस्टर गौहर साहब ने अपनी पार्टी के मौके को दोहराया है, मैं उनका बयान आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर मैं आपके सामने सवाल अपना भी रख देता हूं। पहले सुन लीजिए बैरिस्टर गौहर ने कौमी असेंबली में क्या कहा है। जिनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट है, इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन। निशान भी लिया गया, रोका भी गया, लीडर को बार 5 दिन के अंदर 3 कन्वेक्शन भी कराई गई और लीडरशिप को भी अंदर रोका गया। ये हमारा जिंदगी भर मुतालिबा रहेगा कि इस हाउस में किसी भी किनारे से कोई स्नीक इनटू द हाउस नहीं कर सकता। सिर्फ वो बंदा इंटर हो सकता है जो पब्लिक मैंडेट रखता हो।
इस हाउस की तकद्दुस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए हैं। बिलाल कैनी साहब, स्ट्रेंजर्स का नारा लगाया कि ये स्ट्रेंजर्स हैं, ये जीते हुए नहीं है और आकर कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं। रिजर्व सीट्स का अपने तौर पर मामला है। फिर जैन कुरैशी साहब ने कहा कि बेहतर होता कि हाउस मुकम्मल होता तो इंतखाब होता ना, ये एक गलत रिवायत सेट हो रही है। क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, जब गौहर साहब ये बात वहाँ पे कर रहे थे तो मैं वहाँ पे मौजूद था। बदकिस्मती की बात तो ये है कि एक आगाज़ ही पहले दिन इस आज नेशनल असम्बली का इस PTI ने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक गलत तरीके से इस तरीके से किया कि गौहर साहब ने तो जब अपनी बात की तो स्पीकर साहब ने उनको मौका भी दिया, हम वहाँ पे मौजूद थे, किसी ने इनको इंटरप्ट भी नहीं किया। मगर जब ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हुए बोलने के लिए तो उस टाइम पे इन्होंने वही हुल्लड़बाजी और असेंबली के सेशन को रोकने की, उसमें रुकावट डालने की कोशिश की ताकि कोई बात ना कर सके। तो ये डे 1 से वही अपनी पुरानी रवायत पे बरकरार रहे हैं। जहाँ तक उनकी बात है स्ट्रेंजर की, तो देखिए उनके लिए तो 2018 की RTS डाउन जो है वो स्ट्रेंजर इन द हाउस नहीं है। उनके लिए वो तो स्ट्रेंजर इन द हाउस नहीं है जहाँ पे कासिम सूरी साहब स्टे ले लेके डिप्टी स्पीकर भी बन गए हों और उसके बाद ना सिर्फ डिप्टी स्पीकर हों, उसके बाद वो इलीगली पार्लियामेंट को, नेशनल असम्बली को डिसॉल्व भी करें। तो उनके लिए तो वो वाली जो इलेक्शंस हैं वो जायज़ होते हैं। इनका तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है। आज भी ये कहेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे ये सीटें जीते हैं वो तो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे बिल्कुल ठीक था, जहाँ पे ये सीटें आ रहे हैं वहाँ पे ये ख़राब है। तो इनसे हमेशा इसी बात की तवक्को की जाती है। बाकी बात की जैन साहब ने भी अभी, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स का हक है जहाँ पे वो समझते हैं कि कोई ख़राबी हुई है या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है या कोई भी वो समझते हैं कि रिजल्ट सही नहीं है। फॉरम्स, लीगल फॉरम्स मौजूद हैं। ECP में लोग गए हुए हैं। अगर ECP से आपको नहीं मिलता तो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और देखिए दूसरी बात, जहाँ तक इस अभी आप बात कर रहे थे रिज़र्व सीट्स की, तो देखिए बात यह है कि एक जमात है जिसने एक लिस्ट जमा कराई, जिस जमात ने इवेंचुअली इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किए, और एक जमात है जिसकी पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और उसने ना कोई रिजर्व सीट्स के लिए लिस्ट जमा कराई, ना उसके कोई मेंबर्स इलेक्ट हुए। फिर दीगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अब वो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि दूसरी जमात की रिजर्व लिस्ट को ये ओन कर लें। तो देखिए, आपने कहीं आइन और कानून के मुताबिक भी चलना है। आपने देखना है कि क्या आइन में एक गुंजाइश है कि क्या एक ऐसी पार्टी जिसने ना कोई लिस्ट जमा कराई हुई है, ना उसके अपने कोई कैंडिडेट सिलेक्टेड थे, जस्ट बिकॉज इंडिपेंडेंट्स ने एक नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स ने उसको ज्वाइन कर लिए, तो क्या वो दूसरी पार्टी की अब रिजर्व सीट्स की लिस्ट ओन करने के काबिल है? क्या ये भी कहीं पे कोई कानून और आइन इजाज़त देता है? मेरा तो नहीं ख्याल कहीं देता है। और दूसरी बात तो देखिए, ये फिर हेंस अब ये कोई आइनी तरीका बता दें, इसमें कोई है तो ठीक है। मगर देखिए, ये मामला ECP में है, जो दलील ECP में इसका बाकी सियासी जमातों की है। बिलाल साहब, अगर जो दलील बाकी जमातों की अगर वो मान ली जाए और उसके मुताबिक अब मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को देखें तो वहां पर इतना दिलचस्प फॉर्मूला बनता है कि एक जमात है JUI, उसकी 7 सीटें हैं, उनको अगर PTI के हिस्से की सीटें दे दी जाएं तो उनको 10 रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, यानी अपनी जीती हुई 7 हैं उसके ऊपर 10 उनको मिल जाएंगी। पीपल्स पार्टी की 4 हैं, उनको मजीद 6 मिल जाएंगी। तो ये भी तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना पब्लिक मैंडेट की। जी देखिए, बात यह है कि आप जरा टेक्निकली नेशनल असेंबली की कॉम्पोजिशन को देखें। दीगर जमातें हैं जिनके निशान के ऊपर कैंडिडेट्स ने कंटेस्ट किया और वो इलेक्शन जीत के आई। PMLN है, पीपल्स पार्टी है, MQM है और जमातें हैं। फिर एक सेट ऑफ इंडिपेंडेंट्स है जो कि इलेक्शन लड़े, चलें वो इलेक्शंस में वो जीते, हम चलें अभी उनकी मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं। और उसके बाद वो बतौर इंडिपेंडेंट्स उनने एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जमात को ज्वाइन कर दिया जिसकी कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं है। तो अब ये ही जमातें हैं जो पार्लियामेंट में हैं और उनमें से एक जमात है जिसके पास कोई 80 या से ज़ायद या जितने भी इनके लोग हैं उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया, मगर उसकी कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं है। तो माय अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने भी लोगों से बातचीत भी की है, वो यही है कि नेक्स्ट स्टेप यही है कि क्योंकि
आपके पास 80 इंडिपेंडेंट्स हैं जो अब एक ऐसी जमात के हिस्सा हैं जिसके पास रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं है, तो जो रिजर्व सीट्स नहीं अभी या वेकेंट हैं या नहीं फिल्ड हैं, तो उसको फिर जो बकिया जमातें जिनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है उनके अंदर आपने इवनली उनकी जनरल सीट्स के मुताबिक आपने उनको शेयर देना है। ये लीगली और टेक्निकली यही मौकफ है जो मैंने दीगर लीगल एक्सपर्ट से सुना है। मगर देखिए जी मेरा ज़हन में एक सवाल पैदा हो रहा है और आप अगर इजाज़त दें तो मैं ये सवाल शर्मिला के सामने रख देता हूं। और सवाल ये है कि शर्मिला साहब, एक जमात है, फर्ज कीजिए वो 60 सीटें या 80 सीटें जीतती है, उसमें 20 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो जाते हैं और वो 100 की तादाद हो जाती है उनकी, या 30 शामिल हो जाएं, 110 हो जाएं, तो उनको जो रिजर्व सीट्स का कोटा है वो 80 की बुनियाद पर नहीं मिलेगा, वो तो फिर 110 की बुनियाद पर मिलेगा ना, जो आज़ाद जीते हुए उसमें शामिल हो जाएंगे। फिर तो इस दलील के मुताबिक तो फिर ये कहना चाहिए कि जनाब नहीं, जो आप अपनी जीते हैं उसी पर आपको रिजर्व सीट्स मिलेगी, जो आज़ाद आप में बाद में शामिल हुए हैं वो तो आपकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। नहीं जी, देखिए जहां तक मेरी नॉलेज है, आई डोंट नो, मैं इस पे कोई कानूनी एज सच कोई माहिराना राय नहीं दे सकती, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे PMLN के अंदर या पीपल्स पार्टी के अंदर वो सीटें जीतते हैं और उनके साथ मज़ीद 7, 8 या 10 या 15 इंडिपेंडेंट्स जीत जाते हैं और शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, तो वो पूरी की पूरी सीटें, फॉर एग्जांपल PMLN 20 सीटें जीतती है और 10 इंडिपेंडेंट्स ले लेते हैं, तो 30 सीटें बन जाएंगी और 30 सीटों के ऊपर उनको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। तरीक़ेकार ये होता है जो कि सिंध असेंबली में हुआ, जो कि पंजाब की असेंबली में हुआ, ठीक है। अब सुन्नी इत्तेहाद का मसला ये है कि उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया ना इलेक्शन, उनके किसी कैंडिडेट ने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया। तो अगर उन्होंने कोई, या तो उनकी कोई 1, 2, 3 सीटें होती और उसके साथ 80 सीटें आके मिल जाती PTI की, तो फिर जनाब उनकी कोई 83 सीट्स हो जाती, फिर वो अपनी नई लिस्ट जमा करते कि जनाब ये हमारी रिजर्व सीट है या और ये हमारी, उन्होंने तो कंटेस्ट ही नहीं किया है ना, एक भी कैंडिडेट उनका नहीं है। अब ये देखना है कि एक जमात जिसने कंटेस्ट ही नहीं किया इलेक्शन, उसमें जाके अगर एक जमात जिसके इंडिपेंडेंट्स जीत गए हैं वो उसमें शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं, तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा? आया उनको रिजर्व सीट्स और माइनॉरिटीज की मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी? आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन दिस। ये इलेक्शन कमीशन शायद इस पे बेहतर फैसला कर सकेगा और मैं समझती हूँ उनको फैसला कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि ये इबाम खत्म हो जाए, इधर या उधर एक फैसला हो जाए ना। ठीक है, चलिए इसका जवाब फिर ज़ैन कुरैशी साहब के पास इसका क्या आर्गूमेंट है, इनसे कहते हैं, मगर एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ज़ैन कुरैशी साहब, अभी आपने सुना शर्मिला साहिबा ने कहा कि अगर एक जमात जिसके पास 0 सीट्स हैं, अगर उसकी 2-4 सीटें भी होती तो बात समझ में आती थी, 0 सीट्स वाली पार्टी कैसे क्लेम कर सकती है कि उनको रिजर्व सीट्स मिले? अच्छा देखिए, यहाँ पे इशू जमात ने कॉन्टेस्ट किया है, 0 सीट्स है या नहीं है, ये नहीं है इशू। यहाँ पे ये है कि क्या उस जमात ने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट दी हुई थी या नहीं दी थी। बात वही वाली होगी जो हम पहले अभी ऑफर कर रहे थे कि अगर 0 सीट, अगर 20 सीटें हैं, शर्मिला ने खुद कहा, और उनमें 10 ऐड हो जाएं तो 30 के ऊपर ही उनको मिलेंगी। तो इसी तरीके से अगर 0 सीट्स होंगी और उसमें 90 ऐड हो जाए तो 90 सीटों के ऊपर ही हमें मिलनी चाहिए। अब इशू आ जाता है कि क्या हमने रिजर्व सीट्स की लिस्ट दी हुई थी या नहीं दी हुई थी। उसका प्रेसिडेंस मौजूद है 2019 का कि बाप की पार्टी जो थी पिछली असेंबली के अंदर, उन्होंने रिजर्व लिस्ट नहीं दी हुई थी। लेकिन उसमें जब लोग हालात है क्योंकि उसमें बाद में इंजमाम हुआ था, फाटा का मर्जर हुआ था केपी के साथ। लेकिन बात तो सिंपल है ना, बात सिंपल ये है कि बाप की कोई लिस्ट नहीं मौजूद थी। जब बाप ने लिस्ट दी उसके मुताबिक उनको सीटें मिल गई। तो आज भी यही प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि SIC की अगर पहले नहीं मौजूद थी, अब SIC ने अगर लिस्ट दे दी है और 90 बंदे उसमें ऐड हो गए हैं, तो उन 90 बंदों के अगेंस्ट फैसला रिजर्व हुआ है, देखते हैं क्या फैसला आता है। एक और मामले की तरफ मैं आना चाहता हूं। IMF को एक खत लिखा, उसका कल से लेकर आज तक बहुत चर्चा सारा दिन होता है, उसको मुल्क दुश्मनी से ताबीर किया जा रहा है और प्रिंसिपली ये समझा जाता है कि मईशत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। और आप IMF को खत लिख रहे हैं कि जनाब पहले ये हमारी 30% सीटें जो हैं कम से कम इन पर आप ऑडिट करवाएं और उसके बाद आप इस तरफ आएं और ख्याल रखें कि ये पॉलिटिकली जो है वो इनस्टेबल कंट्री है जहां पर आप ये देने जा रहे हैं। कतन ये बात नहीं हुई। बड़ी बदकिस्मती हमारा मुल्क की ये है, पढ़ने लिखने का हमें शौक नहीं है।
पहले जब तक खत नहीं आया था तो उसके ऊपर एक वावेला मचाया जा रहा था कि ये मुल्क दुश्मनी होगी, मुल्क दुश्मनी होगी। अब खत भी आ गया, मंजर आम पे भी आ गया, लोगों ने पढ़ भी लिया, यकीनन आपने भी उसका मुताला किया होगा। खत का जो पहला पैराग्राफ है उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरीके से ना IMF प्रोग्राम के खिलाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना किसी भी तरीके से उसमें कोई रखना अंदाजी करना चाहती है, ना हम समझते हैं कि पाकिस्तान को प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए, हम किसी किस्म की रुकावट नहीं डालना चाहते। लेकिन जो क्रक्स है, आप पहले पैराग्राफ को छोड़ के बाकी पैराग्राफ्स भी देखें ना, जो क्रक्स है वो मैं आपको क्रक्स ही बता रहा हूँ। क्रक्स में हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये 23rd IMF प्रोग्राम था पाकिस्तान का। इस प्रोग्राम के अंदर और IMF के चार्टर के अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि IMF विल इंश्योर और विल ट्राई एंड गेट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना ये है कि 8 फरवरी को होने वाले जो इलेक्शन थे वो ना फ्री थे ना फेयर थे, और ये हमारा एक बड़ा जेन्युइन खदशा है जिसके ऊपर हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं और वक्त आने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, अच्छा ये भी हम कतर नहीं कह रहे कि उनको मुदाखलत करनी चाहिए या उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हम कह रहे हैं पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, फैफिन का इदारा मौजूद है, दीगर इदारे मौजूद हैं जो इसका फोरेंसिक ऑडिट कर सकते हैं। समझने की बात इसमें यह है कि आपका ये जो 23rd IMF प्रोग्राम है ये मार्च में ख़त्म हो रहा है और आपने अगला प्रोग्राम अप्रैल में शुरू करना है। 3 हफ्ते का पीरियड है जो आपका नेगोशिएशन पीरियड होता है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे नज़दीक 2 हफ्तों में फोरेंसिक ऑडिट हो सकता है और उन 2 हफ्तों में ये ऑडिट हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा? 3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ ये होगी IMF की अपनी शिक पूरी हो जाएगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात दूर हो जाएंगे, और तीसरी चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान की आवाम का पाकिस्तान के इदारों में एतमाद बहाल हो जाएगा। और अगर ये ना हो तो फिर IMF को क्या करना चाहिए? IMF ने कुछ नहीं करना, IMF ने तो अपना प्रोग्राम नेगोशिएट करना है, ये हमने करना है। हमने कहना, दुनिया को ये दिखाना है, ये हमारा मानना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तो नहीं लिखा ना, ये खत तो IMF को लिखा गया है। हम तो हर उस फोरम पे जा रहे हैं जहां हमें लगता है हमें कोई रसाई मिल सकती है। हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं, हम कोर्टों में भी गए हुए हैं, हम ट्रिब्यूनल्स में भी जाएंगे। हमारा ये मानना है कि इस मुल्क में कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है कि जो मैंडेट चुराया गया है वो मैंडेट बहाल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें बिलाल कियानी साहब, अगर ये जो सवालात इस इलेक्शन पर उठ रहे हैं, ये इलेक्शन पर उठने वाले सवालात अगर IMF प्रोग्राम के रास्ते में कुछ रुकावट बनते हैं तो क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की? जी देखिए, मैं जैन साहब बड़े काबिल एहतराम है, चले उन्होंने अपनी एक जमात का मौक़िफ़ पेश किया है, मगर मैं रिस्पेक्टफुली इससे डिसएग्री करता हूँ। जी देखिए, इस जमात की, PTI की और इस शख्स की, इमरान खान की एक तारीख़ है अब मुल्क में मईशत को सबोटाज करने की और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी सबोटाज करने की। मगर अगर अभी आप मईशत को ही देख लें तो इन्होंने 2013 से 18 के दरमियान भी जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विज़िट था उस टाइम पे भी इन्होंने कोशिश की और इंश्योर करवाया कि उसका विज़िट कैंसिल हो। उसके बाद फिर IMF का प्रोग्राम जब इन्होंने खुद एक टूटा फूटा प्रोग्राम किया, उसको ना चला सके, तो जब जाती हुई हुकूमत नज़र आई तो खुद ही अपने प्रोग्राम की शराइत तोड़ी और उस प्रोग्राम को सस्पेंड करवाया ताकि एक क्राइसिस बने, वो एक डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़े। और जब फिर हमारी हुकूमत आई, 16 माह की हुकूमत आई, तो जब वो इन्हीं का प्रोग्राम रिवाइव करने की तरफ गई तो तैमूर झगड़ा साहब ने, इन्होंने अपने सूबाई वज़राए ख़जाना को उस टाइम पे हदायत दी कि इमरान खान साहब की हदायत है कि चिट्ठियाँ लिखें IMF को ताकि प्रोग्राम रिवाइव ना हो सके। फिर इन्होंने कहा जी ये हमारा मकसद नहीं था। 19 सूबे के हकूक़ की आड़ में उन्होंने ये प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की और ये बात फिर जब बाद में ऑडियो लीक्स में आपके सामने आ गई, शौकत तरीन साहब और तैमूर झगड़ा साहब की बड़ी मशहूर ऑडियो है, तो उसके बाद आज इसी बात की एक कंटिन्यूएशन है। देखिए, ये जो चिट्ठी लिखी है इसमें बड़ा वाज़े लिखा है। एक प्रीएम्बल ज़रूर है जहाँ पे एक उन्होंने फसाद देने की कोशिश की है कि हम किसी भी IMF की फैसिलिटी के राह में नहीं आना चाहते, मगर अगर आप उसका ऑपरेशनल पैरा पढ़ें, रखना नहीं डालना और मैं आपको पढ़ के ज़रूर, ऑपरेशन एक सेंटेंस है एंड में, नहीं जी डालना चाहते हैं, बिल्कुल डालना चाहते हैं। और अपने इस चिट्ठी के अंदर इमरान खान साहब वाज़े तौर पे अपनी इलेक्शंस की डिमांड के साथ प्रोग्राम को नथी कर रहे हैं, कंडीशनल कर रहे हैं। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये शख्स बार बार अपनी सियासत की आड़ में, अपनी कुर्सी के हवस के अंदर मुल्क को बार बार सबोटाज करता है। बार बार ये शख्स चाहता है मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेलने पे कायल है जब तक इसको इसकी कुर्सी ना मिले। और मैं आपको जुमला पढ़ के सुनाना चाहूंगा इनके लेटर से, ये इनके लास्ट 2-3 पैराज में से है। वी देयरफॉर कॉल अपॉन द IMF
to give effect to the guidelines adopted by it with respect to good governance, as well as conditionalities that must be satisfied prior to the grant of a finance facility that is to burden the people of Pakistan with further debt. ठीक है जी, तो उन लोगों ने कंडीशनैलिटीज का लफ्ज आपके सामने बाकायदा यूज किया और उन्होंने कहा कि जी ये हमारी जो मंशा है, ये जो हमारी डिमांड है, ये जरूरत मस्ट बी सेटिस्फाइड किसी भी फाइनेंस फैसिलिटी के ग्रांट से पहले, जो कि पाकिस्तानी लोगों के ऊपर एक बर्डन होगा। तो उन्होंने आपको कह दिया कि जी हमारी डिमांड पूरी करें, ये हमारी कंडीशन है इस प्रोग्राम को देने से पहले, और नंबर 2 ये कि ये प्रोग्राम तो वैसे ही लोगों के लिए खराब है, वो भी इन्होंने इंप्लाई कर दिया। तो देखिए ये आज से ही ये रोड़े अटका रहे हैं। यही रवैया हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे, आज नेशनल असेंबली के फ्लोर पे देखा। गौहर साहब ने खड़े होकर अपनी पूरी बात की, मगर जब ख्वाजा आसिफ साहब बोले रुकावट डाली। यही इनकी मेरा ख्याल था कि चलें आपका जो मर्जी डिमांड हो, कम से कम इस तरह के इश्यूज के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर ये सियासत खेलना बंद कर देंगे। साइफर और के ऊपर खेलने के बजाय, जिस तरह उन्होंने पहले IMF प्रोग्राम सबोटाज किया था, वो काम करने के बजाय कुछ सीखेंगे और हम नेशनल एक डायलॉग, एक इश्यूज के ऊपर कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे करते हुए नजर आएंगे। मगर ये फिर से वही काम कर रहे हैं, कभी सेनेटर्स को चिट्ठियां लिख रहे हैं, पहले अमेरिका को और डोनाल्ड डू को और बुरा भला कहते थे, आज वहीं पे बार बार चिट्ठियां लिख रहे हैं। आज फिर से फॉर अ सेकेंड टाइम इन 2-3 years ये IMF को रोक रहे हैं पाकिस्तान को ये मदद करने से, अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है। तो मुझे ये अफसोस हुआ देख के कि सोच में कोई तब्दीली नहीं है, और हरगिज भी ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसके अंदर इन्होंने नथी नहीं किया। इन्होंने वाज़े तौर पे नथी की है अपनी डिमांड को, वाज़े तौर पे IMF से कहा है कि आपको फाइनेंस फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए जब तक आप ये चीज़ पूरी ना करें। सही है। चलिए शर्मिला साहब, आपकी इस पर राय क्या है? फिर मैं ज़रा जो हुकूमत साजी के दरमियान जो फॉर्मूला बनाने में मुश्किलात पेश आ रही है, मैं उस पर आना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन इस पर आपकी राय क्या है, ये जो खत लिखा गया है IMF को? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि अगर आप वाकतन पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, उसकी तरक्की चाहते हैं, और वाकई एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, तो आप किसी किस्म का ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुँचे। IMF को इन्वॉल्व करना है पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में, क्योंकि इलेक्शन आपका इंटरनल मैटर है, ये एक तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। मैं इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती, बल्कि आई शुड कंडेम दिस। माजी में भी इनकी एक ऑडियो लीक आई थी जिसमें ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान का लोन सिक्योर ना हो IMF से। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए और पाकिस्तान की आवाम सफ़र करे। आपको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं इलेक्शंस के रिज़ल्ट से, आप कह सकते हैं कि धांधली हुई है, ये आपका प्रेरोगेटिव है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक ऐसे इदारे को इन्वॉल्व करना जिसका ताल्लुक ही नहीं है पाकिस्तान के इलेक्शन से, और बिलखुसूस वो इदारा जिसके लोन के बदले में पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है, ये मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही गैर संजीदा और एक अफसोसनाक इकदाम है। ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही। रिजर्वेशंस अब सही, मैं ये इस पे ट्राई नहीं करती। यानी आप ये कह रही हैं कि इलेक्शन के जो मामला है वो इंटरनल मामला हैं, ये इसको यहाँ पर टैकल करना चाहिए। बिल्कुल सही। फॉरेन एजेंसीज या दूसरा कोई बाहर का मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अगेन आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही है। चलिए मैं इस पर अगर आप इजाजत दें तो मैं एक दो चीजें, जरा मेरे साथ ख्वाजा एजाज साहब मौजूद हैं, मैं फिर मैं वापस शर्मिला साहब आपके पास मैं वापस आता हूं फिर आपके पास। जरा जो पॉलिटिकल इस वक्त हुकूमत साजी के मामला चल रहे हैं, ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए कि फॉर्मूला बन पाया है हुकूमत के साथ आपका, यानी बतौर इत्तेहादी कुछ वजारतों की तकसीम पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात वो दूर किए गए हैं या अभी भी बरकरार हैं? कितनी वजारतें आप चाहते हैं, कितनी आपको दी जा रही हैं, मसला है क्या? देखिए मसला तो भाई बड़ा सीधा है, 2 + 2 है, कोई ज्यादा साइंस इसमें है नहीं। अगर हम हुकूमत में काबीना का हिस्सा बनेंगे तो हम कराची या हैदराबाद या सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी करते हुए बनेंगे। ठीक। और जिस शहर की हम नुमाइंदगी करेंगे वो दिफाई तौर पर और मुआशी तौर पर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अहम तरीन शहर है। ठीक। तो हमें अफराद को अहमियत देने की हमारा मुतालबा नहीं है, हमें चंद अफराद को वजारतों से मरूब या उनके हाल को बेहतर करने की ख्वाहिश नहीं है। हमें यह ख्वाहिश है कि हम इतने शहर की नुमाइंदगी करते हुए ऐवान बाला में आए हैं
पार्लियामेंट में आए हैं, तो हमें उस शहर की अहमियत के लिए काबीना में अगर बिठाया जाएगा तो शहर की नुमाइंदगी के लिए उतना हमें इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अगर वो इम्पोर्टेंस दिए बगैर PMLN या पीपल्स पार्टी के दोस्त ये समझते हैं कि वो हमारे बगैर पूरे मुल्क के माशी इस्तेहकाम को, खास तौर पे कराची जो कि इस मुल्क का रेवेन्यू इंजन है, उसको भी वो अहमियत देते हैं, तो फिर हमें जोर जबरदस्ती से किसी वजारत में या किसी काबीना में दाखिल होने की जरूरत नहीं है। और हम यकीनन अगर जाएंगे तो बिल्कुल रिस्पेक्टेबल शेयर के साथ जाएंगे। और क्या रिस्पेक्टेबल शेयर है सर? रिस्पेक्टेबल शेयर मैंने आपको बता दिया कि भाई जो रेवेन्यू इंजन है, हमें तो उसकी फिक्र है ना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की फिक्र है, हमें उसके मेगा प्रोजेक्ट की फिक्र है, हमें उसकी एजुकेशन हेल्थ की फिक्र है। जो विफाक के पास है 18 अमेंडमेंट के बाद जो कुछ भी विफाक के दायरे कार में बनता है, हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि माजी में यहाँ पे ग्रीन लाइन चली है जी, तो वो तो विफाक की कोऑर्डिनेशन से चली है, सूबे की तो कोऑर्डिनेशन, फंडिंग विफाक की थी। ठीक। लेकिन ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स अगर एमकिम के काबीना में शमूलियत के बगैर होते हैं और इस शहर की खस्ता हाली बेहतर होती है और बुनियादी सहूलियात होती हैं, तो हम हुकूमत की। सर आपकी खाई साहब, आपकी गुफ्तगू में शिकवा वाज़े नजर आ रहा है। अब मैं सादा अल्फाज में अगर आपसे पूछूं तो क्या ये खबर दुरुस्त है कि आप 4 वजारतें मांग रहे हैं या 4 वजारतों में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हुकूमत अभी तक एक ऑफर कर रही है आपको? अरे भाई, हम 10 वजारतें भी अगर मांग रहे हैं, मैंने आपसे फिर क्या कहा? अब वही आपने मेरी बात की तर्जुमानी कर दी ना। असल में आपने मेरी बात की तर्जुमानी ये कर दी कि मैंने आपसे क्या कहा, मुझे वजारत नहीं, मुझे अपने शहर के लिए डिलीवरी चाहिए। अब 35 महकमों में वो कौन कौन सर, ये तो आप अपने अल्फाज का खूबसूरत चुनाव और खूबसूरत अल्फाज का जामा पहना रहे हैं ना अपनी गुफ्तगू को, ये तो हम समझ पा रहे हैं कि हाँ, लेकिन आप जाहिर आप काबीना का हिस्सा तो बनेंगे। आपने कहा रिस्पेक्टेबल शेयर, वो रिस्पेक्टेबल शेयर कितना है? नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज कितनी आप चाहते हैं? और बता देता हूँ और आसान कर देता हूँ जी। भाई मैं वजीर दिफा नहीं लेना चाहता, मैं कश्मीर कमेटी नहीं लेना ठीक है। आप पोर्ट एंड शिपिंग चाहते हैं, आप IT चाहते हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी चाहते हैं। लेकिन अगर तो हमारे यहाँ कैपेसिटी है कि 2 पार्टीज विजडम इस मुल्क को बहरान से निकाल सकती, तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? सही। चलिए एक ब्रेक मैं लेता हूं। मैं शर्मिला साहबा के पास फॉर्मूला होता है हमेशा, यानी जरदारी साहब के पास, वो ये इस तरह के मसाइल तो चुटकी बजा के हल कर लेते हैं, क्यों नहीं हल हो पा रहा? और जाहिर है ये सवाल मैं बिलाल साहब के सामने भी रखता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा एजाज साहब से बात हो रही थी। शर्मिला साहबा, जरदारी साहब तो इस तरह के मसाइल हल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ये एमक्यूएम का मसला क्यों नहीं हल हो पा रहा? एमक्यूएम के बारे में तो शायद आपने ये भी कह दिया कि इनका तो 100% मैंडेट जाली है। इस तरह के ताने देने का वक्त क्यों आ पहुंचा है? खान साहब, पीपल्स पार्टी ऐसी किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करती। ये जो वीडियो आई जिसमें कहा गया कि जी PMLN ने इनको ये बताया कि पीपल्स पार्टी ने कहा है इज ऑल हियर से, हमारा इनके मैंडेट या इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, हमें कराची की सीटों पर ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जहाँ जहाँ हमें है वहाँ हम इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हैं। लेकिन इनका मामला जो भी है, देखिए, इनके मामला बराह रास्त PMLN से हल होने, हम इनके मामले हल नहीं कर सकते। हम हुकूमत साजी में PMLN की मदद कर रहे हैं। इनकी क्या डिमांड्स हैं, इनके क्या रिजर्वेशंस हैं, PMLN को क्या देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते, ये इनका मामला है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो जैन कुरैशी साहब, 2 वजारतें तो जब इनके पास 6 सीटें थी तब भी मिली हुई थी आपकी हुकूमत में। 6 सीटों पर 2 वजारतें दे दी थी आपने, तो अब 4 तो बनती ही हैं। जी बिल्कुल बनती हैं, वो जैसे शर्मिला फरमा रही हैं, ये तो अब गिव एंड टेक होनी है नून लीग और इनके अंदर। मेरा खदशा से ज्यादा बढ़ के है। मुझे लगता है कि ये जो अब हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ रही है, ये मुझे जेल करती नजर नहीं आ रही। मैं क्या इसमें तो मतलब है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया, जो साबिक PDM के चेयरमैन रह चुके हैं, कि उनको 6 महीने नहीं चलती नजर आ रही। अगर अभी से ही वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हील्स आर कमिंग ऑफ,
अगर अभी से ही ये पहिए उतर रहे हैं और काबीना पे ही फैसले नहीं हो पा रहे तो ये आगे जाके क्या करेंगे। ये भी मैं आपको आज कह दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंदी का फैसला किया है और अभी काबीना में जाने का फैसला नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे बजट करीब आएगा या बजट के फौरी बाद इनको भी काबीना में आना पड़ेगा, इनको भी इनका हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये इनका जो काबीना के पोर्टफोलियो का मसला है, आपके ये आगे अभी और ये रायता जितने आपके मेंबर्स जीत कर आए हैं इतने तो कम से कम काबीना में होने चाहिए। इनकी आदत है, ये मुस्लिम लीग नून तो बड़ी काबीना बनाती है, इनकी हमेशा काबीना बहुत पीडीएम की भी 90 को टच कर रही थी पिछले 16 महीने की। तो इनका ये तो रिवायत है। बिलाल साहब, कितनी काबीना रखने का इरादा है इस मर्तबा हुकूमत का? ये देखिए, ये फैसला नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब करेंगे जी। शहबाज शरीफ साहब इज़ ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट और नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के कायद हैं, तो ये चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में फाइनलाइज होंगी। मगर देखिए, बात ये है कि ये जो जुमले हैं ना कि ये नहीं चल सकेगी, ये नहीं हो सकेगा, ये लोगों ने अप्रैल 2022 में भी कहा था कि कोलिशन गवर्नमेंट है, इतने मुश्किल हालात हैं। इमरान खान साहब जानबूझ के उस टाइम पे डिफॉल्ट की तरफ मुल्क को धकेल के गए थे। वो लोगों के उस टाइम पे भी खदशात थे कि कैसे एक कोलिशन गवर्नमेंट पार्लियामेंट के आखिरी साल डेट के अंदर मुश्किल मुआशी हालात के अंदर फैसले कर सकेगी। कोलिशन गवर्नमेंट तो आमतौर पर इससे बेहतर हालात में भी नहीं कर सकती। मगर आपने देखा कि उन 16 माह के अंदर भी काफ़ी मेच्योरिटी के साथ शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम पर लीड कर रहे थे गवर्नमेंट को और दीगर पोलिटिकल जमातें थी उसमें, तो उस टाइम पर भी बड़े मुश्किल फैसले लिए गए। ना सिर्फ IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया गया बल्कि हुकूमत के इख्तिताम पे IMF के साथ एक नया स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी हुआ और उसके साथ साथ इसी 16 माह के अंदर एक सैलाब की आफत भी आई, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए, तो मुआशी चैलेंजेस के साथ वो भी उसको भी निपटा, उस चैलेंज को भी निपटा। तो ये सारी चीजें इसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोलिशन गवर्नमेंट आपको एमक्यूएम की जरूरत है भी या नहीं? वैसे आपका नंबर पूरा है बगैर एमक्यूएम इंशाल्लाह। बिलाल साहब, ये देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है जी कि आई थिंक द नंबर्स आर कंप्लीट। मगर बात नंबर्स की नहीं है जी। देखिए, यकीनन हम चाहेंगे कि जो दीगर जमातें हैं, जो दीगर MNAs हैं, जो मुल्क के दीगर हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें जितनी यकसुई हो सके, जितना हम उनके अंदर एक हम आहंगी पैदा करके आगे चैलेंजेस को इकट्ठे निपट सकें, उसी में बेहतरी होगी। तो देखिए, बात हमेशा सिर्फ ये नहीं होती कि आपके नंबर्स मुकम्मल है कि नहीं, बात ये भी होती है कि आप ये कन्विंस करते हैं कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के साथ मुल्क को आगे लेके चलना है, ये मकसद है जी। और मुझे उम्मीद है दीगर जमातें इसमें हिस्सा डालेंगी। बिल्कुल सही है, ये तो बड़ी अच्छी सोच है। ख्वाजा साहब, अगर आपकी मर्जी की वजारतें, आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, क्या प्रिंसिपल स्टैंड क्या होगा एमक्यूएम का? देखिए, प्रिंसिपल स्टैंड क्या होना है, मैं तो यही समझता हूँ कि बेफीस बहरहाल मेरी, अब ये ना कहें कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं। देखिए ना, सदर ममलिकत पीपल्स पार्टी का मतलब आपको है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का है, गवर्नर KPK पीपल्स पार्टी का है, बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की, सिंध में वजीला पीपल्स पार्टी का। अब चांद पे ही 2-4 सूबे रह गए वहां पर, असल हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है। तो मेरी गुजारिश ये है कि नंबर गेम की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ, जरूरत पड़ने पड़ेगी हमारी, या बहुत जोर से पड़ेगी। अच्छा चले, बिल्कुल ठीक है, ये एतमाद चाहिए, इसीलिए तो आप 4 सीटें मांग रहे हैं। इस एतमाद के साथ बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शर्मिला फारूकी साहब, बिलाल कैन साहब और जैन कुरैशी साहब प्रोग्राम में शरीक थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।